वेलकम। आज हम एक ऐसे डीप विश्लेषण में डाइव करने वाले हैं जो बेहद जरूरी है। ये सिर्फ पास्ट की कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक डीपली फोरेंसिक एनालिसिस है कि आखिर कैसे एक चलता फिरता लोकतंत्र यानी एक एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी स्टेप बाय स्टेप एक बेहद ब्रूटल डिक्टेटरशिप में बदल जाती है। हम डायरेक्टली हिस्ट्री के इस सबसे डार्क चैप्टर को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि यह सब आखिर अनफोल्ड कैसे हुआ। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर और सीक्वेंशियल होने वाला है। हम इस डोमिनो इफेक्ट के इन 5 स्टेप्स को ट्रेस करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध और आर्थिक बर्बादी से लेकर भड़काऊ नेतृत्व का उदय, प्रोपेगेंडा मशीन, फिर लोकतंत्र की मौत और फाइनली तानाशाही और त्रासदी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर, प्रथम विश्व युद्ध और आर्थिक बर्बादी। समझते हैं कि एक हारे हुए देश की डीप कमजोरियां क्या होते हैं। देखिए, इस पूरे कोलैप्स की नींव तब रखी गई जब 1918 में एक बेहद फ्रैजाइल और फ्रैंकली डिस्ट्रस्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसे वाइमार रिपब्लिक कहते थे, उसे ओवरवेल्म कर देने वाले वॉर डेट्स मैनेज करने पड़े। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ने जर्मनी पर सिर्फ युद्ध का सारा ब्लेम ही नहीं डाला, बल्कि उनसे उनकी टेरिटरीज छीन ली और एक भारी हर्जाना थूप दिया। अब आप खुद सोचिए, एक डीपली ह्यूमिलेटेड पब्लिक के पास ऐसी नई डेमोक्रेसी पर ट्रस्ट करने का रीजन ही क्या बचेगा? बिल्कुल जीरो। और इसके बाद आता है 1923 का हाइपर इन्फ्लेशन यानी अति मुद्रास्फीति। ये कोई आम महंगाई नहीं थी, ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन थी जहां करेंसी की वैल्यू प्रैक्टिकली जीरो हो चुकी थी और कीमतें लिटरली कंट्रोल से बाहर थीं। इस इकोनॉमिक डिजास्टर ने जर्मनी के मिडिल क्लास को पूरी तरह से इकोनॉमिकली डेसिमेट कर दिया था और पब्लिक का गुस्सा जाहिर है अपने एब्सोल्यूट बॉइलिंग पॉइंट पर था। इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं। एक नॉर्मल सोसाइटी में लोग अपनी स्टेबल सेविंग्स पर निर्भर करते हैं, राइट? पर 1923 के बाद लाइफ सेविंग्स बिल्कुल यूजलेस हो चुकी थी। इमेजिन कीजिए, एक सिंपल ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को लिटरली कैश से भरे बैग्स ले जाने पड़ते थे। जब लोग इस तरह के एक्सट्रीम सर्वाइवल मोड में धकेल दिए जाते हैं ना, और उसके ठीक बाद 1929 के ग्रेट डिप्रेशन की वजह से मास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, तो लॉजिकल सॉल्यूशंस पीछे छूट जाते हैं। ऐसी डेस्परेटली होपलेस कंडीशन में लोग स्ट्रॉन्ग और स्वीपिंग प्रोमिसेस की तरफ बहुत ईजिली अट्रैक्ट होने लगते हैं। और यही हमें हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ ले जाता है, भड़काऊ नेतृत्व यानी डेमागोगरी का उदय। देखते हैं कि जनता के गुस्से और इस डिस्परेशन का फायदा कैसे उठाया गया। ऐसे डिस्परेशन भरे माहौल में एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। वो एक इनक्रेडिबली पावरफुल और इमोशनल स्पीकर था। उसने क्या किया? उसने सीधे तौर पर पब्लिक के फियर और एंगर को वेपनाइज किया। उसने प्रॉमिस किया जॉब्स का, पूरी आर्थिक रिकवरी का और एक प्राउड शक्तिशाली जर्मनी की एब्सोल्यूट रेस्टोरेशन का। ये सब उन आम लोगों के लिए किसी चमत्कार जैसा था जो लगातार कई सालों से सिर्फ और सिर्फ निराशा में जी रहे थे। पर यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट समझने वाला यह है कि हिटलर ने सिर्फ उम्मीद नहीं बेची, उसने स्केपगोटिंग का बहुत ही खतरनाक टूल अपनाया, यानी कॉम्प्लेक्स समस्याओं के लिए किसी और को बलि का बकला बनाना। देश की रियल आर्थिक समस्याओं को सॉल्व करने के बजाय उसने फॉल्सली जूइश लोगों और कम्युनिस्ट्स को जर्मनी के हर दुख के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। इस चीज ने सोसाइटी के अंदर ऐसी नफरत की आग भड़का दी जिसने उसके पावर में आने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, प्रोपेगेंडा मशीन। ये वो फेज था जहां सच को, नैरेटिव को कंट्रोल करना और जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से मैनिपुलेट करना शुरू हुआ। इन एक्सट्रीम आइडियाज को मेन स्ट्रीम बनाने के लिए इंफॉर्मेशन कंट्रोल बेहद सिस्टमैटिक था। जोसेफ गॉबल्स की लीड में नाजी पार्टी ने मीडिया को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया था। डेली लाइफ का कोई भी हिस्सा नहीं बचा था। न्यूज़पेपर्स और जर्नलिज्म पर पूरा कब्जा, रेडियो पर स्ट्रिक्ट नाजी मैसेजेस, स्पेशल प्रोपेगेंडा फिल्म्स का प्रोडक्शन और यहां तक कि बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में डीप घुसपैठ। इनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, हिटलर को एक सेवियर की तरह पोर्ट्रे करना, डेमोक्रेसी को वीक दिखाना और जूइश सिटीजन्स को सोसाइटी का दुश्मन बना देना। यह प्रैक्टिकली मास साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का एक मास्टर क्लास था। लेकिन बात सिर्फ साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन या ब्रेन वॉश करने तक महदूद नहीं थी। ग्राउंड पर वायलेंस और फिजिकल इंटिमिडेशन लगातार चल रहा था। स्टोर्म अपटाइलिंग यानी ब्राउन शर्ट्स की पैरामिलिट्री ने ओपनली वायलेंस और फियर का यूज किया। अगर कोई भी इंसान डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिफेंड करने की कोशिश करता या मीटिंग में ऑपोजिशन की आवाज उठाता तो उन्हें वायलेंटली चुप करा दिया जाता। ये एक ब्रूटल साइलेंसिंग थी। और इसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा चैप्टर, लोकतंत्र की मौत। ये देखना बहुत डरावना है कि कैसे एक रिपब्लिक को इफेक्टिवली बिल्कुल कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। देखिए, जनवरी 1933 में जब हिटलर चांसलर बना तो कई पुराने पॉलिटिशियंस को मिस्टेकनली लगा था कि वो लोग उसे इजीली कंट्रोल कर लेंगे। पर यह हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन निकली। हिटलर ने एक मैसिव क्राइसिस का, यानी राइक्सटाग पार्लियामेंट फायर का तुरंत फायदा उठाया। उसने उस आग के लिए कम्युनिस्ट्स पर ब्लेम डाला और इस डर का पूरा फायदा उठाकर इमरजेंसी पावर्स हासिल कर लीं। और फिर लाया गया दी एनेबलिंग एक्ट। ये जो 1933 का अनेबलिंग एक्ट था ना, ये उस रिपब्लिक के लिए फेटल ब्लो साबित हुआ। इस लेजिस्लेशन ने ऑफिशियली हिटलर को पार्लियामेंट को बाईपास करके अकेले कानून बनाने की अनलिमिटेड अनचेक्ड पावर दे दी। और बस यही वो टर्निंग पॉइंट था। इसने प्रैक्टिकली उस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को एंड कर दिया और एक डेमोक्रेसी ने खुद कानून बनाकर लीगली एक टोटलिटेरियन स्टेट को जन्म दे दिया।
अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी यानी 5वें सेक्शन पर, तानाशाही और त्रासदी, जहां पूरा कंट्रोल, अत्यधिक उत्पीड़न और एक ग्लोबल युद्ध हमारा इंतजार कर रहा था। अब पावर एब्सोल्यूट हो चुकी थी। टोटल सोसाइटी कंट्रोल में, लोगों की फ्रीडम पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। गेस्टापो, जो उनकी सीक्रेट पुलिस थी, आलोचना करने वालों को सजा देने के लिए हर जगह मौजूद थी। सिटीजन्स लगातार एक खौफ में जी रहे थे। बच्चों को फोर्स किया गया कि वो हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन करें, अनऑथराइज्ड बुक्स को ओपनली बैन करके जलाया गया, और महिलाओं को स्ट्रिक्टली मैटरनल रोल्स तक सीमित कर दिया गया था। हजारों पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रैंडमली उठाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल दिया गया था। फिर आए 1935 के न्यूरमबर्ग लॉज। ये कानून इस बात का चिलिंग रिमाइंडर हैं कि कैसे एक्सट्रीम नफरत को नॉर्मलाइज और लीगली सैंक्शन किया गया। इन लॉज ने जूइश लोगों से उनके सारे सिटीजनशिप राइट्स छीन लिए। उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स और लोकल बिजनेस चलाने से बैन कर दिया गया। उन्हें पब्लिक और सिविल लाइफ से कंप्लीटली अलग कर दिया गया। और इसी स्टेट स्पॉन्सर टारगेटेड हेट्रेड ने आगे चलकर उस भयानक रास्ते को तैयार किया जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर है, द हॉलोकॉस्ट, जहां मिलियंस ऑफ इनोसेंट लोगों का सिस्टमैटिकली मर्डर किया गया। और हमेशा याद रखिए, एक देश के अंदर पनपी ऐसी अनचेक्ड टिरानी यानी ऐसी तानाशाही कभी अपने देश के बॉर्डर्स के अंदर नहीं रुकती। 1934 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की मौत के बाद हिटलर ने खुद को फ्यूरर घोषित कर लिया था। उसका एग्रेसिव मिलिट्री एक्सपेंशन आगे बढ़ता गया और 1939 में जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेजन किया, पूरी दुनिया हिस्ट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झोंक दी गई। द हॉलोकॉस्ट और वर्ल्ड वॉर 2 सिर्फ एक डिक्टेटर की सफलता की कहानी नहीं है। ये एक क्लियर रिमाइंडर है कि जब एक सोसाइटी अपने आर्थिक डर, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और नफरत को ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबली कितने ज्यादा डेवास्टेटिंग हो सकते हैं। ये सिर्फ एक लीडर का उठना नहीं था, ये चेक्स, बैलेंसेस और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन एम्पैथी की एक कंप्लीट फेलियर थी। अगर हम पतन की इस पूरी कड़ी, इस डोमिनो इफेक्ट को मुड़कर रिव्यू करें, तो एक स्टार्क रियलिटी बिल्कुल सामने आ जाती है। एक डिक्टेटरशिप कभी भी ओवरनाइट यानी रातों रात नहीं आती। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का बड़ा ही सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रक्शन होता है। पहले सिवियर आर्थिक संकट आता है, फिर गुस्सा बढ़ता है, प्रोपेगेंडा रियलिटी को डिस्टॉर्ट करता है, डर और नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है, और तब जाकर लोकतंत्र अपनी आखिरी सांस लेता है और एक पूर्ण तानाशाही शुरू होती है। हम अपने इस विश्लेषण को आज इस आखिरी और बेहद जरूरी सवाल के साथ एंड करते हैं। अगर सच में इतिहास का मकसद हमें पास्ट की गलतियां दोहराने से रोकना है, तो क्या हम आज अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने के लिए उस क्रिटिकल थिंकिंग का एक्टिवली अभ्यास कर रहे हैं? ये सवाल सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं, बल्कि हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में है। ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना और उन अट्रैक्टिव पॉलिटिकल प्रोमिसेस को क्रिटिकली एनालाइज करना हर जनरेशन की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको इस डार्क हिस्टोरिकल चैप्टर पर एक नया और जरूरी पर्सपेक्टिव दिया होगा। चलिए इस बारे में सोचते रहिए